हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम कंपेयर करेंगे यूपीए 2004 टू 2014 वर्सेस एनडीए 2014 टू 2025 टॉपिक बाय टॉपिक। आज का टॉपिक है डिफेंस बजट बड़ा है 2.2 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2014 टू 6.8 लाख करोड़ रुपीज़ इन द ईयर 2025। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जब हम इसको देखते हैं जीडीपी के शेयर के हिसाब से तो पिक्चर फ्लिप हो जाती है। यूपीए के आखिरी के सालों में डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी के लगभग 2.08% थी, लेकिन एनडीए के दौर में ये अभी भी 1.9% के आसपास ही अटकी हुई है। एब्सोल्यूट टर्म्स में खर्च तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन शेयर अभी भी कम है। लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है? मेजरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरीज, पेंशन्स। यूपीए और एनडीए दोनों के टाइम पे मिला जुला पैटर्न है, लगभग 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर, 70% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी जो कैपिटल नए जेट्स, मिसाइल्स और शिप्स के लिए स्पेंड होना चाहिए वो उतना अग्रेसिवली स्पेंड नहीं हो रहा। इसी रेवेन्यू बिल को हल्का करने के लिए 2022 में अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखे गए। अब बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की। 2014 में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 46,000 करोड़ था। आज वही फिगर 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और एक्सपोर्ट 700 करोड़ से बढ़कर 23,000 करोड़ तक आ गए हैं। ये ज़रूरी क्यों है? जब आप अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स, रडार्स खुद बनाते हैं तो कोई भी सप्लायर नेशन जैसे कि रशिया, अमेरिका सैंक्शंस लगाकर या फिर स्पेयर पार्ट्स को रोककर आपको आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपनी सिक्योरिटी का कंट्रोल अपने हाथ में। तो समरी सिंपल है, जीडीपी के शेयर और कैपिटल रेशो में दोनों ने होमवर्क आधा किया, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में एनडीए ने इंडिया को सिंपली एक आर्म्स बायर से एक इमर्जिंग आर्म्स एक्सपोर्टर बना दिया। यहाँ पे एनडीए क्लियर विनर दिखता है। हमारे देश में टेरर अटैक्स होते हैं तो हमारे इमोशंस और न्यूज़ चैनल की टीआरपीस दोनों हाई हो जाती है, पर आज देखते हैं कि एक्चुअल डेटा क्या कहता है। कंटिन्यूइंग द यूपीए वर्सेस एनडीए सीरीज, आज का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जम्मू एंड कश्मीर में यूपीए के 10 सालों में 7,000 प्लस टेरर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। ये नंबर हाई था क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाना मुश्किल था और सिक्योरिटी रिस्पांस रिएक्टिव था। एनडीए के टाइम ये नंबर 2,200 प्लस तक हुआ, यानी कि 69% डिक्लाइन। सीजफायर वायलेशन यूपीए के टाइम लगभग 600 हुई, जबकि एनडीए के टाइम में 11,000 से ज़्यादा। क्यों? आर्टिकल 370 इनफेक्टिव करने के बाद इंटरनल इंसिडेंट्स ऑल टाइम लो पर रहे, लेकिन बॉर्डर स्टैंड ऑफ जैसे गलवान क्लैश बढ़े और रीसेंट टेरर अटैक्स जैसे पहलगाम अभी भी एक मेजर कंसर्न है। अब बात करते हैं नक्सलिज्म पर। यूपी के टाइम पर यह पीक पर था क्योंकि स्टेट कंट्रोल वीक था और डेवलपमेंट स्लो। टोटल 16,000 प्लस इंसिडेंट्स हुए। एनडीए ने इसे 7,700 प्लस पर लाया, 53% डिक्लाइन बिकॉज ऑफ बेटर रोड्स, इंटेलिजेंस एंड सरेंडर पॉलिसीज। जैसे माओइस्ट को ₹2.5 लाख इमीडिएट ग्रांट, 3 साल 4,000 रुपीज़ मंथली स्टाइपेंड, जॉब्स और पीएम आवास योजना के अंडर घर मिले। यह उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आया। नॉर्थ ईस्ट में भी पीस अकॉर्ड्स और नेगोशिएशन से इंसिडेंट्स 11,000 से गिरकर एनडीए के दौरान 3,000 हो चुके हैं, यानी 73% डिक्लाइन। लेकिन मणिपुर हमें अब भी याद दिलाता है कि रास्ता अभी लंबा है। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो एक गवर्नमेंट का नहीं, मल्टीपल फेजेस का रिजल्ट होता है। लेकिन अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो एनडीए के टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है इंसिडेंट्स। जीडीपी ग्रोथ सबसे तेज़ होने का दावा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो आइए देखते हैं यूपीए और एनडीए के टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली में कैसी थी। यूपीए के दौरान जीडीपी एवरेज लगभग 6.8% पर ईयर रही। स्टार्टिंग में 8 to 9% तक की तेज़ी और 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद स्लो डाउन। एनडीए के शुरू के सालों में कोविड से पहले 6.8% के करीब ही ग्रोथ थी। सिर्फ अगर जीडीपी की स्पीड देखें तो हल्का एज यूपीए को मिलता है। जीडीपी का तेज़ भागना अच्छा है, लेकिन अगर महंगाई उससे भी तेज़ दौड़ने लगे तो सांस आम आदमी की फूलती है। अब देखते हैं इन्फ्लेशन। यूपीए के 10 सालों में रिटेल इन्फ्लेशन का एवरेज 8% के लगभग रहा। लास्ट के सालों में तो 9-10% तक गया। एनडीए के दौर में सीपीआई रफली 5% के आसपास रहा, कुछ स्पाइक्स को छोड़कर। इन्फ्लेशन कंट्रोल में पिक्चर क्लियर है। यूपीए के मुकाबले एनडीए ने महंगाई का दर्द काफ़ी हद तक कम रखा। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार जितना कमाती है उससे ज़्यादा जो खर्च करती है, उस गैप को जो लोन लेकर भरना पड़ता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट।
यूपीए ने शुरू में डेफिसिट लगभग 3% जीडीपी तक लाया, लेकिन एंड में 4.4% तक अटका रहा। एनडीए ने 2014 में इसे इनहेरिट किया और 2018 तक 3.4% किया, लेकिन कोविड के टाइम में 9% से ऊपर शूट किया और अभी 4.5% टारगेट की बात हो रही है। यहाँ स्पेंडिंग की क्वालिटी में भी फ़र्क दिखता है। एनडीए के टाइम कैपेक्स पर फोकस किया गया, यानी सड़क, रेल, पोर्ट्स जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स पर। यूपीए ने क्राइसिस से पहले स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन दिखाया और एनडीए ने कैपेक्स पर फोकस किया, तो यहाँ पर कोई एक क्लियर विनर नहीं दिखता है। जीडीपी ग्रोथ के नंबर सबको याद रहते हैं, पर असली सवाल है कि ये ग्रोथ कितनी स्टेबल थी। ग्लोबल झटकों के सामने इंडिया कितना स्ट्रांगली खड़ा था, यही हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। कंटिन्यूइंग द यूपीए वर्सेस एनडीए सीरीज, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल भाषा में इंडिया जो डॉलर दुनिया से कमाता है और उससे ज़्यादा जो खर्च करता है, उस गैप को कहते हैं सीएडी। यूपीए के लास्ट सालों में ये गैप डेंजरस लेवल तक पहुंच गया, जीडीपी के लगभग 4.8% से 5% तक, और इंडिया को फ्रेजाइल 5 में डाल दिया। एनडीए के टाइम पे ये जीडीपी के 1 to 2% रहा और कुछ क्वार्टर्स में तो सरप्लस भी देखने मिला। अब बात करते हैं रुपये की। रुपये गिरना सिंपल है। पहले जब $1 के 50 रुपये देने पड़ते थे और अब जब $1 के 90 रुपये देने पड़ते हैं, तो रुपये कमज़ोर हुआ है। यूपीए के दौर में 45 से 62 पर डॉलर गिरा, यानी 38% डिप्रिसिएशन। और एनडीए के टाइम पे तो 62 रुपीज़ के आसपास से 89 रुपीज़, यानी 42% डिप्रिसिएशन। हमारे रुपया ठीक चल रही है। लॉन्ग रन में दोनों के टाइम रुपया गिरा, लेकिन डिप्रिसिएशन रेट के हिसाब से यूपीए को हल्का सा एज मिलता है। अब बात करते हैं फ्यूचर के इंजन की, यानी इन्वेस्टमेंट की। यूपीए के टाइम पे ये इंजन फुल स्पीड में था। एक टाइम पे तो 38 to 40% इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो चला गया था, लेकिन ओवर बोरोइंग से बैंक्स के लोन फंस गए और कंपनीज डेट में आ गई। इसी को कहा जाता है ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। इसी वजह से एनडीए के टाइम प्राइवेट सेक्टर का नया इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों तक ठंडा रहा, और इस गैप को भरने के लिए सरकार ने खुद ने पब्लिक कैपेक्स पे फोकस किया। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखें तो पीक यूपीए में रहा, लेकिन अगर साफ सिस्टम, बैलेंस शीट हेल्दी और सरकारी इंफ्रा कैपेक्स देखें तो एज एनडीए को मिलता है। आज भी जब लोग यूपीए गवर्नमेंट की बात करते हैं तो याद आते हैं बस स्कैम स्कैम स्कैम, और दूसरी तरफ एनडीए का तो वादा ही था, मैं खाता हूँ, मैं खाने दूंगा। लेकिन आज सिर्फ स्लोगन्स नहीं, डेटा की सुनते हैं। कंटिन्यूइंग द यूपीए वर्सेस एनडीए सीरीज, आज का टॉपिक है करप्शन। Let's start with internationally recognized perception indexes like World Bank's WGI and Transparency International CPI. दोनों ही सेम स्टोरी दिखाते हैं। यूपीए 1 का WGI एवरेज था 41.35, जो कि यूपीए 2 में गिर के 38.79 आ गया। सिमिलरली सीपीआई भी सिर्फ 36.7 ही था, ग्लोबली बॉटम टियर। दिस वाज ड्यू टू मेजर स्कैंडल्स लाइक 2G, कोलगेट, CWG। ऑन द अदर हैंड एनडीए में ये दोनों मैट्रिक्स इंप्रूव हुए। WGI 42.67, CPI 40, thanks to some structural reforms like Fugitive Economic Offenders Act. However, in contrast of this, India's score in VDEM Political Corruption Index has declined over the years, raising some serious questions over the integrity of political institutions. Number of elected MPs with criminal cases भी 2004 में 23% से बढ़कर 2025 में 46% हो गए हैं। Not to forget, there were some major incidents under NDA rule like PNB fraud and the electoral bonds controversy, where Supreme Court itself had to intervene. लेकिन डेटा में हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखता है। एनसीआरबी डेटा शोज दैट कन्विक्शन रेट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग ओवर द इयर्स। सो फाइनली, यूपीए बेटर या एनडीए? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन मैट्रिक्स और बड़े स्कैम्स देखें तो यूपीए 2 इज क्लियरली वर्स। वहीं अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी देखें तो एनडीए, पर्टिकुलरली एनडीए 2 परफॉर्म्ड वर्स। सो मे बी करप्शन कम नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म बदला है।